नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी के निजी सचिव से अभद्रता। बॉबी पवार और दो साथियों पर अभद्रता, मारपीट का आरोप। गाली गलौज, मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है। निजी सचिव ने एसएसपी अजय सिंह से मामले की शिकायत भी की है। तो बॉबी पवार और दो साथियों पर अभद्रता करने का, मारपीट करने का यह आरोप लगा है। गाली गलौज, मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है। को मेरा सादर प्रणाम। और जिस प्रकार से आप सभी ने कल रात से देखा होगा कि तमाम न्यूज पोर्टलों में, आज के अखबारों में एक खबर सुर्खियों में है कि बॉबी पवार ने सचिवालय के भीतर जाकर एक वरिष्ठ आईएएस को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें अब जान माल का खतरा है। एक ऐसे बड़े आईएएस जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शासन में बहुत बड़े पद पर हैं, सरकार के भी पसंदीदा आईएएस हैं और मुख्यमंत्री धामी के भी पसंदीदा आईएएस हैं। ऐसे आईएएस का आरोप है कि बॉबी पवार ने जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा दर्ज कर दिया। और मैं देख रहा हूं कि डीजीपी तक का बयान है कि बॉबी पवार पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है तो आप करिए, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आईएएस जो है मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, जिस प्रकार से मैं न्यूज पोर्टलों में देख रहा हूं, आज सुबह के अखबारों में देख रहा हूं कि बॉबी पवार आए और कोई टेंडर को लेकर दबाव बना रहे थे, तो मैं आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को भी कहना चाहूंगा और एफआईआर लिखने वाले अधिकारी को भी कहना चाहूंगा कि सौगंध है मुझे उस मासूम महाराज की कि अगर इस प्रकार के झूठे आरोप बॉबी पवार पर लगाने लगे कि तुम टेंडर को लेकर आए थे और ये तमाम प्रकार के जो झूठे आरोप हैं, तो सौगंध है उस मासूम महाराज की कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। अब सच्चाई क्या है? आपने तो टेंडर का आरोप लगा दिया। क्या बॉबी पवार ठेकेदार है? क्या बॉबी पवार ठेकेदारी करता है? पर सच्चाई यह है कि जब आप जैसे अधिकारियों ने हमारे द्वारा पूर्व में उठाई गई आवाज, जो अनिल कुमार यादव जो यूपीसीएल के एमडी है, रिटायरमेंट के बाद उनका 2 साल का सेवा विस्तार देना और एक ऐसे अधिकारी का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर लगभग 200 करोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप है या उनकी संपत्ति जो 200 करोड़ अवैध तरीके से कमाई गई है उसके आरोप है। इससे पूर्व जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे, उस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी उस बोर्ड की अध्यक्ष थी और उन्होंने जब जांच की, उस जांच में दोषी पाए गए थे ये एमडी जिनका आपने आज सेवा विस्तार दिया है। और राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इनके खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई हो। और हम भी इसी मामले को लेकर आपके ऑफिस में आए थे और आपसे मिलने आए थे। आपसे हमने कहा कि 1 माह पूर्व हमने आपके कार्यालय में कम से कम इतना मोटा चिट्ठा दिया है जिसमें सारे एविडेंस थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ ये पूरा मामला, आईएएस ने गंभीर आरोप लगाए हैं बॉबी पवार पर? इस रूप में समझ सकते हैं कि एक और बार यहाँ पर आरोप, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और जिस तरीके से बॉबी पवार के द्वारा या यूपीसीएल के एमडी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप खोलने का मामला यहाँ पर किया गया था और ऊर्जा सचिव से मांग की गई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाए, जो उनका सेवा विस्तार किया गया उस सेवा विस्तार को रद्द करने का काम यहाँ पर किया जाए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ऊर्जा सचिव के, वरिष्ठ निजी सचिव के द्वारा बॉबी पवार के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई और कहा गया कि सचिव के साथ अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार यहाँ पर किया गया,
जो उनके निजी सचिव है उनके साथ धक्का मुक्की करने का काम किया गया और एक टेंडर प्रक्रिया में दबाव बनाने का काम बॉबी पवार की तरफ से किया गया और उसके खिलाफ तहरीर देने का काम हुआ। पुलिस ने भी बॉबी पवार के खिलाफ मामला दर्ज यहां पर किया है, लेकिन जो पूरा प्रकरण नजर आ रहा है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ऊर्जा विभाग में अधिकारियों के सेवा विस्तार को लेकर ये पूरा मामला है। इस पर बॉबी पवार ने पहले भी मुहिम अपनी छेड़ी थी और अब भी उस मुहिम के तहत ही ऊर्जा सचिव से कार्रवाई की मांग उनके द्वारा यहां पर की गई थी। लेकिन कार्यालय के अंदर जिस प्रकार से घटनाक्रम घटा है, जिस पर ये कह सकते हैं कि पुलिस अब जांच यहां पर कर रही है कि क्या कुछ सत्यता रही है और बॉबी पवार पर जो आरोप लगे उन आरोपों की कितनी पुष्टि यहां पर हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, पुलिस की जांच रिपोर्ट पर वो सामने आ पाएगा। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है या जो जानकारी अभी तक मिल पाई है, बॉबी पवार ने जो बातचीत अभी तक की उस पर साफ तौर पर उनके द्वारा इस तरीके के भ्रष्टाचार को उजागर करने का मामला यहाँ पर है, जो उन्होंने यूपीसीएल के एमडी के खिलाफ यहाँ पर किया है कि सेवा विस्तार है और सेवा विस्तार में 2 साल का सेवा विस्तार उनको मिल रहा है सेवानिवृत्ति के बाद, और जिस प्रकार से उनको भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि पूर्ण हो चुकी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई बार सवालों के घेरे में यहाँ पर खड़े नजर आए हैं। ऐसे में शासन की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न किया जाना, शासन के अधिकारियों की तरफ से उन्हें पदोन्नति सेवा विस्तार के रूप में बदल देने का यहाँ पर करना, सेवा विस्तार देना, ये बड़े सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब राज्य की जनता भी जानना चाहती है। और उसी के सिलसिले में आप ये कह सकते हैं कि बॉबी पवार एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। बॉबी पवार ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम करेगा उस अधिकारी के खिलाफ उनकी तरफ से आवाज उठाने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। तो उसी का सिलसिला है और अब ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो जांच होगी उस जांच में सबको सच निकल कर सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सचिव और बॉबी पवार के बीच की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई हो रही है, उससे जो प्रशासन है वो प्रशासन इसमें सत्यनारायण है। और ये कहा जा सकता है कि अगर आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान नहीं निकला, इस तरीके के जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन पर विराम नहीं लगा, तो फिर जो और सचिव या दूसरे जो प्रशासन के आला अधिकारी है वो भी कार्य करते हुए डरने में यहाँ पर असमर्थता जाहिर करने में नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरीके से बॉबी पवार और उनके 2 साथियों पर अभद्रता का आरोप लगा है, आगे पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 6 बच्चों समेत डेंगू के 19 मरीज मिले हैं। 3 भर्ती है। 7 दिनों में 6 बच्चों समेत डेंगू के 19 मरीज मिले हैं। 3 का निजी अस्पताल में, बाकी का घर में चल रहा है इलाज। डेंगू के 117 मरीज, मलेरिया के 30, चिकनगुनिया के 3 मरीज। स्वास्थ्य विभाग की टीम को सर्वे में 38 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। जिन घरों में ये लार्वा मिले हैं वहां कराई गई है एंटी फॉगिंग। तो एक बार फिर से डेंगू ने दस्तक दे दिया है और आगरा में 117 मरीज है डेंगू के 117 मरीज, मलेरिया के 30 मरीज, वही चिकनगुनिया के 3 मरीज मिले हैं। डेंगू की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गई है। 6 बच्चे समेत तमाम लोगों को अब डेंगू का खतरा फिर से एक बार आगरा में मंडराने लगा है। 19 मरीज अभी तक मिले हैं और 3 भर्ती है, जिसमें 7 दिनों में 6 बच्चों समेत डेंगू के 19 मरीज मिल चुके हैं। 3 का निजी अस्पताल में, बाकी का घर में इलाज कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर डेंगू के 117 मरीज मिले हैं। मलेरिया के 30 मरीज अभी तक मिल चुके हैं। चिकनगुनिया की बात करें तो 3 मरीज चिकनगुनिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को सर्वे में 38 घर मिले हैं जहां डेंगू का लार्वा पाया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जनता से अपील भी की जा रही है साफ सफाई को लेकर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जिशान अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि एक बार फिर से आगरा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद आगरा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ताजनगरी आगरा में पिछले एक सप्ताह से 6 बच्चे सहित 19 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से, आगरावासियों से अपील भी कर रहा है कि डेंगू का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग सावधान रहे।
क्योंकि ये डेंगू का प्रकोप और मलेरिया का प्रकोप जो बढ़ता है ये बरसात के मौसम में बढ़ता है, क्योंकि बरसात का पानी जमा हो जाता है, उसके बाद ऐसे मच्छर पैदा होता है जिसके बाद से डेंगू और मलेरिया का केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। लेकिन अब मौसम बिल्कुल ऐसा बरसात चल रही है, बावजूद इसके डेंगू के मरीज सामने देखे जा रहे हैं। कई मरीज निकले हैं। आगरा के स्वास्थ्य विभाग में ऐसे तमाम ऑफिस घर है जिसमें एंटी लार्वा का संकेत देखे गए, जिसके बाद वहां पर एंटी फॉकिंग हुई कराई गई है। कह सकते हैं कि आगरा में 117 मरीज डेंगू से स्वास्थ्य विभाग को मिले हैं, जिनका तमाम ऐसे लोग हैं जिनका उनके निजी निवास पर इलाज चल रहा है और कई का निजी अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है। 117 डेंगू के मरीज का होना कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के भी आगरा में 30 मरीज देखने को मिला है। कह सकते हैं ये बड़ी संख्या है। आगरा के स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल अलग रहने की आवश्यकता है। ऐसे में जिशान, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 117 मरीज अभी तक डेंगू के मिल चुके हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में 117 मरीज डेंगू के मरीज मिले हैं और 30 जो मलेरिया के मरीज हैं वो मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलग हो गया है। वहीं आपको बता दें, जो सरकारी आगरा में सरकारी हॉस्पिटल है वहां भी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है, क्योंकि इस तरीके से मरीजों की संख्या मिलना ये आगरा स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 117 डेंगू के मरीज और 30 मलेरिया के मरीज तो कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग में आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करें या जिला अस्पताल की बात करें और जो अन्य सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहां पर व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी है। वही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आगरा वासियों से अपील भी की जा रही है कि बिल्कुल जिशान, ऐसे में 7 दिनों में 19 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है और लगातार जनता से अपील की जा रही है कि साफ सफाई का भरपूर ध्यान दें। बहुत शुक्रिया जिशान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने जाति के नाम पर सरकार का घेराव किया है। कर्मचारियों की पोस्टिंग में जाति भेदभाव के आरोप लगाए हैं। तो रायबरेली में 80% अधिकारी सिर्फ 2 जाति से पिछड़ा दलित के लोगों को तैनाती नहीं मिलती। राहुल गांधी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूपी अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग में भेदभाव वाले आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिछड़ा दलित आदिवासी समाज के लोगों को तैनाती नहीं मिलती। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जब मैं रायबरेली की दिशा मीटिंग में शामिल हुआ, वहां मैंने अफसरों से उनका परिचय पूछा तो ये बातें सामने आई। जिसमें परिचय शुरू हुआ तो उसमें से मुझे दलित ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम ही नहीं मिला। ऐसे में एक बार फिर से राज्य सरकार पर जाति भेदभाव के नाम पर राहुल गांधी घेराव करते हुए नजर आए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर वो जाति के नाम पर जो भेदभाव चल रहा है राज्य सरकार पर बेहद हमलावर नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जब 5 नवंबर को दिशा की बैठक में आए हुए थे तो उन्होंने पहले रायबरेली में कई अन्य प्रोग्राम में शामिल हुए, जिसके बाद वो दिशा की मीटिंग में पहुंचे। दिशा की मीटिंग में वो जिलाधिकारी समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन उसी दरमियान उन्होंने अगर देखा जाए तो डायल 181 किया, जो टोल फ्री नंबर है उस पर उन्होंने जिलाधिकारी पर सवाल खड़े किए, चूंकि उनका फोन नहीं उठाया गया। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब जिले की व्यवस्था इस तरह है तो कहीं ना कहीं जो चाक चौबंद व्यवस्था प्रदेश सरकार की मनता है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। जब मेरा फोन नहीं उठा तो अन्य लोगों का फोन कैसे उठेगा। हालांकि इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को नसीहत देते हुए कहा कि इस पर ख्याल रखा जाए, चूंकि वुमेन हेल्पलाइन है और इसका नंबर नहीं उठ रहा। तो ऐसे में उनके द्वारा जो जातिगत समीकरण है उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये राजनीति सामने है। उनका वीडियो वायरल हुआ कि जो रायबरेली में इस तरह से पिछड़ा जाति और अन्य जो जाति है उनके लोगों को तैनाती नहीं मिलती है। तो ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल राजू, एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में जाकर ये कहते हुए नजर आए कि जाति के नाम पर बटिएगा नहीं, बटिएगा तो निर्ममता से काटे जाएंगे। एक बार फिर से उसी पूरे मुद्दे पर जातिवाद की राजनीति एक बार फिर से यूपी में देखने को मिल रही है। इसका क्या कुछ असर, कितना फायदा कांग्रेस और सपा उठा पाएगी?
जी देखिए, जिस तरह से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हुए वो पीडीए कार्ड खेल रहे हैं और लगातार प्रदेश सरकार पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब रायबरेली आए राहुल दिशा की बैठक में, तो उसके बाद ये उनका वीडियो वायरल हुआ है कि उनका कहना है कि जो पिछले जाति के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको तैनाती नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश में। इस तरह से उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो उन्होंने दिशा की बैठक में पूरा माहौल बनाया और जो केंद्र सरकार की योजनाएं उस पर चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है और जो भी इस जल मिशन की योजनाएं है उस पर एक पैनल गठित किया है और उसकी योजना का पूरा विवरण मांगा है। तो ऐसे में कहा जाए कि वो पूरी तरह से प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि दिशा की बैठक के बाद का ये वीडियो है जब उन्होंने कहा है कि जातिगत राजनीति एक बार फिर से बिल्कुल हमलावर नजर आए राहुल गांधी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जातिगत राजनीति का जो कार्ड है कितना फायदेमंद रहता है समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया राजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80% एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं भैया नाम मिल जाए एक, 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है, 20-25 लोगों का मैं देखता हूं भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए, एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही। खबरें बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ है धारा 370 को लेकर, विधायकों के बीच मारपीट हुई है। आर्टिकल 370 की वापसी पर यह हंगामा। विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया, बीजेपी ने जमकर बवाल काटा है तो पक्ष और विपक्ष के दोनों ही नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि ऐसा था कि मार्शल को खुद विधानसभा में उतरकर बीच बचाव करना पड़ा, विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के नेता 370 आर्टिकल प्रस्ताव को लेकर इस तरीके से आपस में भिड़ते हुए नजर आए। 370 आर्टिकल की बहाली हुई है, उसको वापस लेने के लिए कल सदन में प्रस्ताव पास किया गया, जिसको लेकर कल भी सदन में बेहद हंगामा देखा गया। और आज की ये तस्वीर है जहां मार्शल को उतरना पड़ा है और मार्शल बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। तो ये विधानसभा की तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, जहां पर 370 को लेकर 370 की वापसी पर यह हंगामा है। कल प्रस्ताव पास किया गया है पीडीपी की तरफ से और एनसी की सरकार में 370 को लेकर तकरार बरकरार है।
तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मार्शल विधानसभा में उतरकर बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। हाथापाई तक ये पूरा मामला तो हाथापाई तक ही पूरा मामला उतर आया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम वोगल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभम, क्या कुछ है ये पूरा मामला? 370 की वापसी को लेकर कल सदन में प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल श्रुति, आपको बताते चले तो जिस तरीके से कल भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था जब ये रेगुलेशन जो है वो पास किया गया था, और उसी बीच कल भी प्रदर्शन रहा और आज ऐसा लग रहा था कि आज भी हंगामा हो सकता है, और वही ये हंगामा जो है वो आज देखने को मिला। बताया जा रहा है कि वहां पर जो है इंजीनियर रशीद के ब्रदर जो कि विधायक है, अपनी पार्टी के अकेले विधायक हैं, वो जो है पर्चा लेकर जो है वो बैल में पहुंच जाते हैं, और जिसके बाद बीजेपी के जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो वहां पर एक बड़ा हंगामा कर देते हैं। जी श्रुति, बिल्कुल 370 को लेकर जिस तरीके से वापसी को लेकर प्रस्ताव पास होता है, इस पूरे मामले पर बीजेपी कह रही है कि संविधान की लाज नहीं रखती, मान सम्मान नहीं करती संविधान का विपक्षी पार्टियां, और संविधान को लेकर ही जनता के बीच हमेशा ही विपक्षी पार्टियां नजर आती है। बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी, कल भी कह रही थी जब ये प्रदर्शन हुआ, उन्होंने कहा कि ये 370 और 35A पर चाहे तो रेजुलेशन डाल दे, पर ये 35A और 370 वापिस आने वाला नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन जिस तरीके से अगर आपको बताएं तो जब ये रेजुलेशन पास किया गया और उसके बाद NC दफ्तर में इसकी खुशी थी, और आज ये जो खींचातानी का माहौल विधानसभा में बना, और वहाँ पर इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं वो वहाँ पर एक पर्चा लेकर पहुंचे थे। बिल्कुल, हम देख सकते हैं तस्वीरों किस तरीके से एक पोस्टर को लेकर ये पूरा विवाद उठता है, उसके बाद विधायक आपस में धक्का मुक्की हाथापाई करते हुए नजर आते हैं। विपक्ष यानी कि बीजेपी की क्या कुछ मांगे, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, बीजेपी का बार बार ये कहना है कि ये 370 और 35 जो है वो असंवैधानिक था, इसीलिए इसको उठाया गया था और अब इसको वापस नहीं आ सकता। पर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि हम लोग आते ही जो है विधानसभा में सबसे पहले इसका रेजुलेशन जो है वो पास करेंगे, और ये जो रेजुलेशन पास किया गया कम से कम सभी जो विधायक बिल्कुल एनसी की सरकार में 370 को लेकर वापसी प्रस्ताव पास किया गया, जिसको लेकर यह हंगामा आप तस्वीरों देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुभम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे, खबर मथुरा से है जहां इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा महिला कर्मचारी के उत्पीड़न करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर एक माह से परेशान पीड़ित महिला एसएसपी ऑफिस पहुंच न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही केशर पब्लिकेशन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। बता दें कि कंपनी के मालिक द्वारा फोन और व्हाट्सएप कॉलिंग कर अश्लील बातें की जाती है। मथुरा में मिशन शक्ति अभियान फेल नजर आ रहा है। 2 महीने होने वाले हैं। 20 तारीख को हम इतना परेशान हैं, हर जगह चले गए, थाना हाईवे, पन्ना पोखर, एसएसपी ऑफिस, यहाँ दोबारा आए और श्वेता मैम है उनके पास भी चले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे जो कंपनी के ऑनर है अमित बंसल द्वारा कंप्लेंट है, वो छेड़छाड़ करते थे, अश्लील हरकतें करते थे, उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट करी है तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी तक इन लोगों की जांच ही खत्म नहीं हो रही है। 2 महीने हुए, ऐसी कैसी जांच है? फिर हमसे कहते हैं कि एविडेंस लाओ। जब हमें कोई बंदा छेड़ेगा तो उस चीज का हम कैसे एविडेंस लाएं? अगर हमें पता ही होता तो हम एविडेंस ही न रखते पहले। इंडस्ट्री एरिया D14 D15 साइड ए में है, केशव पब्लिकेशन के नाम से फैक्ट्री है और स्टेशनरी का काम तो था, टेलीकॉलिंग का वहाँ पे हाँ काम करते थे हम सब। हुआ ये था कि उन्होंने जिस दिन हमने छोड़ी उससे 2 दिन पहले मेरे साथ बदतमीजी करी थी, केबिल में 4-5 बार बुलाया। जब मैंने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे साथ बदतमीजी करने की उनकी हिम्मत में उन्होंने सोचा क्या था? क्या चाहते हैं उस दरिंदे के खिलाफ हम। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।